हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट में एनएमआर का जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें हम दो टॉपिक का अध्ययन करेंगे। पहला है न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफ़ेक्ट या NOE और दूसरा आएगा कार्पलस इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम NOE के बारे में बात करते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मैं इसको रीड आउट करता हूँ अभी। ए स्पिन एक्साइटेड न्यूक्लियस कैन अंडरगो स्पिन रिलैक्सेशन वाया ट्रांसफर ऑफ इट्स स्पिन एनर्जी टू एडजेसेंट न्यूक्लियाई। हाँ, इसका अर्थ ये होगा कि जो स्पिन एक्साइटेड नाभिक हैं वो अपनी ऊर्जा को समीपवर्ती नाभिकों को दे सकते हैं रिलैक्सेशन के जरिए। द एफिशिएंसी ऑफ दिस स्पिन एनर्जी ट्रांसफर इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। ये जो ऊर्जा है, जो स्पिन एक्साइटेशन की ऊर्जा है, ये समीपवर्ती नाभिकों तक कितने हद तक पहुंचती है, ये उनके बीच की दूरी पर निर्भर करती है। जस्ट लाइक स्टेरिक इफेक्ट है ये। दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट। इसी को ही न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट कहते हैं। ये डेफिनेशन आए तो आपको इतना लिख देना है। देयर इज़ नो कपलिंग बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई एंड दिस इफेक्ट इज़ नोटिसेबल ओनली टू वेरी शॉर्ट रेंज ऑफ 2 to 4 एंगस्ट्रॉम। यहाँ पर विभिन्न न्यूक्लियाई के बीच में कोई कपलिंग नहीं होती और ये जो प्रभाव है ये 2 से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी तक ही दिखाई देता है या मिलता है। इन दिस इफेक्ट इफ़ वी इरेडिएट एज इन डबल रेजोनेंस, इफ़ वी इरेडिएट वन टाइप ऑफ द न्यूक्लियाई then the intensity of the signal of the nuclei in its vicinity is enhanced. Of course, if the distance is up to from 2 to 4 angstrom and there is no signal at the irradiated nuclei. इसमें क्या होता है, इस प्रभाव में यदि हम किसी एक प्रकार के नाभिक को RF फ्रिक्वेंसी से इरेडिएट करें, जैसा कि डबल रेजोनेंस में किया था, तो जिस न्यूक्लियाई को हम इरेडिएट करते हैं उसका सिग्नल तो समाप्त हो जाएगा और उसके विसिनिटी में जो सिग्नल होगा NMR, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, बशर्ते कि वो जो न्यूक्लियस है वो 2 से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर हो। एंड देयर इज़ नो सिग्नल एट द इरेडिएटेड न्यूक्लियाई। यस, और जिस न्यूक्लियस को इरेडिएट किया था RF फ्रिक्वेंसी से, उस पर कोई सिग्नल आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट इफ़ देयर इज़ नो न्यूक्लियाई इन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ द इरेडिएटेड प्रोटॉन, लेकिन यदि इरेडिएटेड प्रोटॉन के समीपता में 2 से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर कोई न्यूक्लियाई नहीं है, देन देयर इज़ नो चेंज इन द इंटेंसिटी एंड द पैटर्न ऑफ NMR सिग्नल्स। तो NMR सिग्नल के पैटर्न में और इंटेंसिटी में देखिए कोई अंतर नहीं आएगा यदि ये 2 से 4 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर नहीं है। तो अब इसको ऐसे समझा जा सकता है, इसकी एप्लीकेशन से इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। द अबव कंसेप्ट ऑफ NOE कैन बी यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर्स ऑफ ओलिफिन्स। इस NOE प्रभाव का अध्ययन हम कुछ ओलिफिन्स के सिस और ट्रांस आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने में काम ले सकते हैं, विच आर अदरवाइज नॉट पॉसिबल बाय द कपलिंग कांस्टेंट, जिनको कपलिंग कांस्टेंट से हम पता नहीं लगा सकते। जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि ट्रांस आइसोमर है तो कपलिंग कांस्टेंट ज़्यादा होता है और सिस है तो कम होता है। तो उस आधार पर हमने किया भी था, लेकिन कई केस ऐसे आएंगे जब आपको जैसे इनका डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो NOE किस तरह से हेल्पफुल है ये अब आप समझते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ़ वी टेक सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स ऑफ ए कंपाउंड लाइक ये जो दे रखा है 2 क्लोरो 3 नाइट्रो ब्यूटूइन, इसका देखिए ये ट्रांस फॉर्म है इस कंपाउंड का और ये सिस फॉर्म है।
नाम है 2-chloro-3-nitrobutene। इसमें ए नॉर्मल PMR सिग्नल ऑफ बोथ द आइसोमर्स गिव्स 2 पीक्स ड्यू टू 2 नॉन इक्विवेलेंट मिथाइल ग्रुप्स। इसमें देखिए 2 तरह के मिथाइल ग्रुप हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये नॉन इक्विवेलेंट हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए 2 पीक आपको मिलेंगे मिथाइल ग्रुप्स की वजह से। एक को ए लिख रखा है हमने, ये एक के सिग्नल को ए से दिखाया है, एक के सिग्नल को बी से दिखाया है, चाहे वो सिस हो ये वाला, चाहे वो ट्रांस हो, दोनों के लिए इस तरह का स्पेक्ट्रम मिलेगा। ए नॉर्मल NMR ऑफ बोथ आइसोमर्स गिव 2 पीक्स ड्यू टू 2 नॉन इक्विवेलेंट CH3 ग्रुप्स एंड वी आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। और हम NMR स्पेक्ट्रम से हमें नहीं पता लगता कि ये सिस आइसोमर है या ट्रांस आइसोमर है। कारण है कि यहाँ पर जो मिथाइल के जो प्रोटॉन थे आपस में, ये 5 बॉन्ड दूर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये एक देखिए, ये 1 बॉन्ड हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 बॉन्ड तक जे नहीं मिलता है, इसलिए हम इसमें डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते। तो between them as the protons are far away, that is 5 bonds from each other, so their NMR spectrum of both the isomers look like this structure, like ये TMS है, TMS तो 0 ppm पर, और A मिलेगा और ये B मिलेगा। B जो सिग्नल है वो उस मिथाइल का है जो उस कार्बन से जुड़ा है जिस पर नाइट्रो ग्रुप है, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप काफ़ी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से डीशील्डेड हो गया है उसका ये मिथाइल ग्रुप। ठीक है भाई, तो दोनों का एक जैसा ही मिलता है। तो NOE किस तरह से हेल्प करता है हमारी, देखेंगे। बट NOE कैन हेल्प टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म ऑफ द अबव कंपाउंड। किस तरह से? इन सिस फॉर्म द प्रोटॉन्स ऑफ 2 मिथाइल ग्रुप्स आर वेरी नियर टू वन अनदर। देखिए यहाँ पर मिथाइल और ये मिथाइल, तो ये जो प्रोटॉन है एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, एज शोन इन बिलो, ये हमने दिखा भी रखा है। सो इफ़ वी इरेडिएट प्रोटॉन्स B, ये प्रोटॉन B का मतलब ये NO2 वाला, NO2 की कार्बन का जो प्रोटॉन है, इसको यदि हम इसका डबल इरेडिएशन करते हैं तो क्या होगा? विद द प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी, हाँ उसी फ्रीक्वेंसी RF फ्रीक्वेंसी पर इरेडिएट करते हैं जिस पर B सिग्नल दे रहा था, ये वाला, इस पर यदि इरेडिएट करते हैं, देन द सिग्नल एट B डिसअपियर्स। तो ये जो B का जो सिग्नल है ये गायब हो जाएगा, ये वाला, ये अब नहीं आएगा, और जो A का सिग्नल है वो आ जाएगा, और उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता बढ़ जाएगी क्योंकि उसकी कॉस्ट पर वो बढ़ जाता है। तो ये इसलिए क्योंकि अब इसमें सिस फॉर्म में जो 2 मिथाइल के जो प्रोटॉन थे वो काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, तो यहाँ पे NOE काम करेगा, और यदि B के संगत रेडियो फ्रिक्वेंसी पर आपने इरेडिएट किया तो A सिग्नल की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। यही हमने लिख रखा है। सो इफ़ वी इरेडिएट प्रोटॉन B विद देयर प्रिसिशनल फ्रिक्वेंसी, द सिग्नल एट B disappears and the NMR signal which is a singlet of A protons is enhanced in intensity at its cost। किसकी कॉस्ट पर? B की कॉस्ट पर। and the spectrum looks like this। अब देखिए यहाँ पर केवल एक ही सिंगलेट मिल रहा है जो A का है, और उसकी तीव्रता बढ़ गई है, ये TMS है। अब यदि हम ट्रांस लेते हैं, बट फॉर ट्रांस आइसोमर देर इज नो चेंज इन द appearance of NMR signal when we irradiate the B protons of A type with appropriate RF frequency। हाँ, इसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा यदि हम प्रोटॉन B को इरेडिएट करें या प्रोटॉन A को इरेडिएट करें। इसमें स्पेक्ट्रम NMR का स्पेक्ट्रम उसी तरह से आएगा जैसे कि ये पहले आ रहा था, अर्थात B सिग्नल भी आएगा उसी तरह से, A सिग्नल भी आएगा। तो इस तरह से NOE से हमने पता कर लिया कि वो जो कंपाउंड हमने ओलिफिन का लिया था जिसमें नाइट्रो और ये Cl ग्रुप थे, उसने किस तरह से डिस्टिंग्विश किया कि कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। और हमने आपके एक रिकैप के लिए यहाँ पे लिखवा भी दिया है। इट मे बी नोटेड दैट J वैल्यू कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस फॉर्म्स व्हेन द प्रोटॉन्स आर
3 bonds away from each other। जब प्रोटॉन 3 बॉन्ड दूरी पर हों, अर्थात डबल बॉन्ड की कार्बन से सीधे लगे हों, तभी हम सिस और ट्रांस को कपलिंग कांस्टेंट के आधार से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यदि सिस है तो जे की वैल्यू कम मिलती है और ट्रांस है तो जे की वैल्यू अधिक मिलती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट NOE इफेक्ट, न्यूक्लियर ओवरहॉजर इफेक्ट। तो ये एग्ज़ाम में आ जाता है शॉर्ट नोट के रूप में, तो आपको यही एग्जांपल दे करके आप दे सकते हो। नेक्स्ट है अगेन शॉर्ट नोट के रूप में कार्पलस इक्वेशन। तो कार्पलस इक्वेशन बेसिकली जो डाइहेड्रल एंगल है उसका संबंध बताता है जे के ऊपर, कपलिंग कांस्टेंट के ऊपर। दिस इक्वेशन इज यूजफुल टू डिटरमिन द कपलिंग मैग्नीट्यूड ऑफ कपलिंग बिटवीन विसिनल प्रोटॉन्स। विसिनल प्रोटॉन के बीच में कपलिंग के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए कार्पलस इक्वेशन यूज़ की जाती है। दिस कपलिंग इज रिलेटेड टू द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कपल्ड न्यूक्लियाई इन द स्पेस। हाँ भाई, इस कपलिंग का जो मान होता है वो जो न्यूक्लियस होते हैं, विसिनल न्यूक्लियस होते हैं स्पेस में, उनके परस्पर ओरिएंटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। दैट इज़ डाइहेड्रल एंगल। यस, उस ओरिएंटेशन जो होता है परस्पर प्रोटॉन का, वो डाइहेड्रल एंगल पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का मतलब है डाइहेड्रल एंगल के ऊपर जे का मान निर्भर करता है। कार्पलस गेव फॉलोइंग रिलेशन फॉर द मैग्नीट्यूड ऑफ विसिनल कपलिंग। तो ये जो इक्वेशन है इस तरह से है कार्पलस की विसिनल कपलिंग के लिए। जे विसिनल इज इक्वल टू 10 cos स्क्वायर थीटा इफ थीटा इज लेस देन 90 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यदि थीटा का मतलब डाइहेड्रल एंगल आपका 0 से 90 डिग्री तक है, तब 10 cos स्क्वायर थीटा होता है जे विसिनल कपलिंग। और यदि ये वैल्यू थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा, 90 डिग्री से ज़्यादा 180 तक है, तो ये 16 cos स्क्वायर थीटा है। तो ये डाइहेड्रल एंगल जिन्हें नहीं आता उन्हें मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। डाइहेड्रल एंगल को इस तरह से समझ सकते हो, जैसे एक आप बुक पढ़ते हो ना, तो बुक के बीच में जो जॉइंट होता है दो पेज के बीच में, यदि सीधी बुक कर दो तो एक बुक का एक तल बनता है जो कॉमन पेज का होता है। जैसे ये देखिए, ये है एक प्लेन, तो मैंने ये बना लिया इससे और इससे, ये एक पेज पर है बुक की पे। और दूसरा प्लेन ये बनाया गया है जिसमें कार्बन तो उसी किनारे पर हैं, पहले वाले प्लेन पे, और ये अलग से लिख रहा हूँ मैं इसलिए। ये जो है ये दूसरा प्लेन हो गया, अर्थात दूसरा पेज है। ये पूरी तरह से खुली हुई किताब है जैसे। तो एक पेज और दूसरे पेज या एक प्लेन और या दूसरे प्लेन के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री है। अब ये ट्रांस में इसी तरह से हो जाता है। ट्रांस आइसोमर एक तरह से खुली हुई किताब है, तो थीटा यहाँ पे 180 डिग्री हो गया। ओके। और जहाँ तक सिस का फॉर्म है, सिस में क्या होगा कि यदि बुक को बंद कर देते हो तो जो आपका एक तल जो था, जो पहले बनाया था, वो तो यही था, एक एच का, और दूसरा एच भी इसी तल में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब बुक को हम बंद कर देते हैं तो दोनों पेज बिल्कुल ओवरलैप कर जाते हैं, तो थीटा की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी। तो सिस फॉर्म में यही होता है। सिस फॉर्म में क्या होता है कि डाइहेड्रल एंगल 0 बन जाता है। आई होप जिनको नहीं आता था डाइहेड्रल एंगल के बारे में समझ गए होंगे। कन्फर्मर्स जब हम करते थे ईथेन या प्रोपेन वगैरह के, उसमें डाइहेड्रल एंगल कुछ और नहीं, कार्बन को जिस एंगल से घुमाते थे वो डाइहेड्रल एंगल होता था। तो ठीक है, इतना काफ़ी था डाइहेड्रल एंगल के बारे में। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री जे विसिनल इज मैक्सिमम एज इन ट्रांस आइसोमर। जैसे मैंने अभी बताया कि ट्रांस आइसोमर में थीटा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर यदि 180 cos स्क्वायर 180 करें तो cos 180 -1 होता है, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 16 आएगा। और यदि 0 डिग्री हो जाए तो cos 0 भी 1 होता है। तो लेकिन ये फार्मूले के अनुसार 0 के लिए, अर्थात सिस के लिए ये फार्मूला लगेगा और ट्रांस के लिए ये लगेगा।
तो इसीलिए हम कहते थे कि सिस में जे की वैल्यू, सिस आइसोमर में जे की वैल्यू कम होती है, 10 से 12 तक होती है। ये निर्भर करेगा कि कितना है डायहेड्रल एंगल। 10 से कम भी हो सकती है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 से कम ही होगा। और ट्रांस में जे की वैल्यू, कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होती थी। वो इसी आधार पर हम कहते थे। तो कार्पलस इक्वेशन इनफैक्ट पहले ही डिस्कस होनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, शॉर्ट नोट के रूप में आ जाए तो आप ये इक्वेशन बता देना। और दिस वाज ऑल अबाउट द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब हम इस यूनिट को समाप्त करते हैं और थर्ड यूनिट जो आपके कोर्स में है कार्बन 13 एनएमआर, उसको हम आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक यू।